जो अर्थशास्त्र की परिभाषाएं है उनको हमने 5 भागों में डिवाइड किया है, जो निम्न प्रकार है, जिसमें हम आगे चल के अध्ययन भी करेंगे। फर्स्ट परिभाषा होगी धन केंद्रित परिभाषाएं। सेकंड होगी कल्याण केंद्रित परिभाषाएं, वेलफेयर सेंटर्ड डेफिनेशंस। थर्ड होगी दुर्लभता या सीमितता केंद्रित परिभाषा, स्केर्सिटी सेंट्रल डेफिनेशन। फोर्थ है हमारी विकास केंद्रित परिभाषाएं, ग्रोथ सेंटर डेफिनेशन। नेक्स्ट है आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषाएं, डेफिनेशन बेस्ड ऑफ द वेंटिलेशन। अब इनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे कि किसने क्या सी परिभाषाएं दी, वो हम आगे देखते हैं। सबसे शुरुआत होती है हमारी धन केंद्रित परिभाषाएं, वेल्थ सेंटर डेफिनेशंस। प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान परिभाषित किया है। अब क्वेश्चन बन सकता है जैसे धन का विज्ञान किन अर्थशास्त्रियों ने परिभाषित किया है, प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने या आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने या दोनों ने या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा होगा प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने। अर्थशास्त्र का जन्मदाता एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज को रखा। अर्थशास्त्रों को एक ऐसा विज्ञान माना जो जनता और शासक को संपत्तिवान बनाने का मार्ग प्रस्तुत करता है। अब कुछ जो अर्थशास्त्रियों है उन्होंने परिभाषाएं इस प्रकार दी है। एडम स्मिथ ने दी है क्या? अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज से संबंधित है। ये परिभाषाएं होगी एडम स्मिथ की। राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज का संबंध एडम स्मिथ से है। जेबी से ने क्या दी? जेबी से के शब्दों में क्या है? अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है। धन के अध्ययन करने की बात किसने दी? जेबी से ने। ये धन का अध्ययन, इसको अंडरलाइन कर लो, राष्ट्र के धन के स्वरूप। अगर कोई परिभाषा तुम्हें आ जाए कि परिभाषा किसकी है, तो धन का अध्ययन की बात की जेबी से ने, राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज की बात की एडम स्मिथ ने। वोकर ने क्या बताया? वोकर के मतानुसार अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है, ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है। क्या है? ज्ञान की वह शाखा। इसका पॉइंट हो गया ज्ञान की वह शाखा। किसकी हो गई? वॉकर की। नेक्स्ट है जे.एन. कीन्स है, जो उन्होंने क्या दी है? अर्थशास्त्र धन की प्रकृति और उसके उत्पादन तथा वितरण संबंधी नियमों की खोज करता है। जो कीन्स ने की है, धन की प्रकृति की बात की है, उत्पादन की बात की है, वितरण की बात की है और उनके नियमित खोज का बात की है। तो ये परिभाषा किसने दी? जे.एन. कीन्स ने दी। नेक्स्ट देखिए आप, एन सीनियर के अनुसार राजनीतिक अर्थशास्त्रियों का विषय सुख नहीं अपितु धन है। राजनीतिकता की बात किसने की? एन सीनियर ने की। इसका पॉइंट हो गया राजनीतिक अर्थशास्त्री। ठीक है। जबकि धन संबंधी परिभाषा हम पढ़े तो सभी परिभाषाओं में धन शब्द का यूज किया गया है। अब इन परिभाषाओं के आधार पर क्या निष्कर्ष निकलते हैं? इनके निष्कर्ष है, फर्स्ट निष्कर्ष है धन ही अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का केंद्र बिंदु है। सेकंड है धन की तुलना में मनुष्य का स्थान गौण है। थर्ड है व्यक्तिगत समृद्धि से ही राष्ट्रीय धन एवं संपत्तियों में वृद्धि संभव है। फोर्थ है मानवीय सुखों का एकमात्र आधार धन है। इन्होंने जो धन संबंधी परिभाषाओं में दिया गया, सिर्फ मानवीय सुख धन के आधार पर ही किया जा सकता है, इन्होंने ये बताया। एडम स्मिथ ने एक ऐसी आर्थिक मनुष्य की कल्पना की जो केवल स्वहित से प्रेरित होकर आर्थिक क्रियाएं करता है। अब इन धन पर संबंधी परिभाषाओं की आलोचनाएं भी हुई। ये परिभाषाएं इस प्रकार है, इन परिभाषाओं की आलोचनाएं ये है धन को संकुचित अर्थ, धन का संकुचित अर्थ का प्रयोग किया गया। इसमें प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने धन को केवल भौतिक, दर्शनीय एवं दृष्टिगोचर होने वाले पदार्थों तक सीमित कर दिया, जो कि अनुचित था। अभौतिक सेवा जैसे वकील, डॉक्टर, अध्यापक, नृत्यकार इत्यादि की को धन नहीं माना।
परिणाम स्वरूप अर्थशास्त्र का क्षेत्र संकुचित हो जाता है। वास्तव में अर्थशास्त्र के अंतर्गत भौतिक एवं अभौतिक दोनों वस्तुएं सम्मिलित की जा सकती है। दूसरी आलोचना है धन का आवश्यकता से अधिक बल, मोर एक्सपेंसिव ऑन वेल्थ। क्या दिया उन्होंने, यहाँ इन परिभाषाओं में धन पर आवश्यकताओं से अधिक जोर दिया गया, यहाँ तक कि धन को एक साध्य मान लिया गया, परंतु धन की प्राप्ति साध्य नहीं बल्कि साधन है, जिसकी सहायता से मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। धन पर अत्यधिक जोर देने के कारण कार्लाइल, रस्किन आदि विद्वानों ने अर्थशास्त्र को कुबेर की विधा या गॉस्पेल ऑफ मैमन, घृणित विज्ञान, रोटी मक्खन का शास्त्र कहकर कड़ी आलोचनाएं की। थर्ड आलोचना है आर्थिक मनुष्य की धारणा। एडम स्मिथ एवं उसके अनुयायियों ने एक ऐसी आर्थिक मनुष्य की कल्पना की जो नितांत स्वार्थी एवं स्वकेंद्रित है। वास्तव में ऐसा ठीक नहीं है। मानव एक सामाजिक प्राणी जो सामाजिक एवं धार्मिक भावनाओं जैसे दया, सहानुभूति, प्रेम, परोपकार इत्यादि से प्रेरित होकर भी कार्य करता है। अब हमारी नेक्स्ट परिभाषाएं आ जाती है कल्याण केंद्रित परिभाषाएं। जो कल्याण केंद्रित परिभाषा में उन सबसे प्रमुख परिभाषा है वह मार्शल की है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कल्याण केंद्रित परिभाषाएं किसने दी? मार्शल ने दी। जो मार्शल द्वारा परिभाषाएं दी गई वो इस प्रकार है। अर्थशास्त्र मानव जीवन के सामान्य व्यवसाय का अध्ययन है। इसमें व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच की जाती है जिसका भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति और उपभोग से बहुत घनिष्ठ संबंध है। ये परिभाषा मार्शल की है, ये याद कर लीजिए, इसके पॉइंट याद कर लीजिए। अगर ये परिभाषा एग्जाम में आ जाती है तो आप मार्शल को टिक करेंगे। मार्शल की परिभाषा की विशेषता क्या है? मार्शल की परिभाषा में निम्न विशेषताओं का समावेश किया गया है। मानवीय पहलू पर अधिक जोर दिया गया। मार्शल ने अपनी परिभाषा में मानवीय पहलू पर अधिक जोर देकर अर्थशास्त्र के महत्व को अधिक बढ़ाया। समाज में रहने वाले प्राणियों की क्रियाओं का अध्ययन। इस परिभाषा में केवल उन व्यक्तियों का अध्ययन करना है जो समाज में रहते हैं। समाज के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का अर्थशास्त्र का अध्ययन का बाहरी क्षेत्र है। थर्ड है मानवीय कल्याण के लिए भौतिक साधन जुटाना। मार्शल ने अपनी परिभाषा में मानवीय कल्याण के लिए भौतिक साधन जुटाने पर जोर दिया। मार्शल की परिभाषाओं की आलोचनाएं निम्न प्रकार है। उनकी आलोचनाओं में प्रमुख पॉइंट है साधनों का भौतिकता का होना। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र एक मानवीय विज्ञान बोला उन्होंने, जो गलत बोला। विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का अभाव है उनकी परिभाषा में। अर्थशास्त्र का कल्याण के साथ संबंध जोड़ना ठीक नहीं था उनका, कि कल्याण के साथ में जीवन के साधारण व्यवसाय व्याख्यान का स्पष्ट होना। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का क्षेत्र संकुचित हो गया। इन्होंने बिल्कुल अर्थशास्त्र का क्षेत्र संकुचित कर दिया। उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ है। अब कुछ कल्याण संबंधी परिभाषाएं और भी है जो और अर्थशास्त्र द्वारा दी गई। प्रोफेसर पिगू के अनुसार दी गई अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है। आर्थिक कल्याण सामाजिक कल्याण का वह भाग है जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा द्वारा मापा जा सकता है। प्रोफेसर कैनन ने क्या दी है? अर्थशास्त्र का उद्देश्य उन कारणों की व्याख्या करना है जिन पर मानव का भौतिक कल्याण निर्भर रहता है। प्रोफेसर बेवरीज के मतानुसार क्या दिया गया? अर्थशास्त्र उन सामान्य विधियों का अध्ययन है जिनके द्वारा मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए सहयोग करते हैं। प्रोफेसर पेंसन ने क्या बताया? अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। भौतिक कल्याण की बात किसने की? प्रोफेसर पेंसन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट परिभाषा है हमारी सीमितता केंद्रित परिभाषा है या दुर्लभता केंद्रित परिभाषा है, स्केर्सिटी स्टैंडर्ड डेफिनेशन। इसमें जो परिभाषा दी है, जो प्रमुख परिभाषा है वो रोबिन्स की है।
रॉबिन्स की परिभाषा में क्या है? अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें साध्यों तथा सीमित और उनके उपयोग वाले साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इनकी परिभाषा की व्याख्या इस प्रकार है: आवश्यकता का अनंत होना, यानी कि साध्य का अनंत होना। इनकी परिभाषा में मनुष्य की साध्य अर्थात आवश्यकताएं अनंत और असीमित बताई है। सीमित साधनों क्या दिए गए? इसमें सीमित साधनों का उपयोग: मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित है, परंतु उनकी पूर्ति के लिए मनुष्य के पास साधन अर्थात समय तथा धन सीमित है। ऐसी स्थिति में मनुष्य को आवश्यकताओं के बीच चुनाव करना पड़ता है। नेक्स्ट है साधनों का वैकल्पिक प्रयोग। हमारे साधन सीमित ही नहीं बल्कि उनको कई प्रयोगों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके कारण साधनों की सीमितता और अधिक बढ़ जाती है। नेक्स्ट है साध्य या आवश्यकताओं का सामान्य होना। मनुष्य अपनी तीव्र आवश्यकताओं की पूर्ति पहले करने की चेष्टा करता है, अतः आवश्यकताओं की तीव्रता में भिन्नता होने के कारण उनके बीच चुनाव करने में सहायता मिलता है। अब रॉबिन्स की परिभाषा की जो विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताएं, वे इस प्रकार है: मानव व्यवहार का अध्ययन। मानव व्यवहार का अध्ययन। रॉबिन्स ने सामाजिक व्यवहार से बल हटाकर मानव व्यवहार पर लगाया। अर्थशास्त्र में सभी प्रकार के मनुष्य का अध्ययन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है? विश्लेषणात्मक परिभाषा। रॉबिन्स की परिभाषा विश्लेषणात्मक है, श्रेणी विभाजक नहीं। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को आर्थिक और अनार्थिक क्रिया तथा भौतिकवादी आधार से मुक्त कर दिया। उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र में मनुष्य की विशेष क्रियाओं का अध्ययन नहीं किया जाता बल्कि मानव व्यवहार के चुनाव करने के पहलू का अध्ययन किया जाता है। वास्तविक विज्ञान। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान बताया अर्थात उद्देश्यों के अच्छे या बुरे होने से कोई संबंध नहीं रखता। अतः कल्याण अर्थशास्त्र रॉबिन की परिभाषा के बाहर है। सर्वव्यापकता। रॉबिन्स द्वारा दी गई परिभाषा में सर्वव्यापकता का गुण विद्यमान है, इसलिए इसकी परिभाषा का सार्वभौमिक प्रयोग किया जा सकता है। यह परिभाषा पूंजीवादी तथा साम्यवादी देशों में सत्य है। अब कुछ रॉबिन्स की परिभाषाओं की आलोचनाएं भी की गई, क्योंकि जो परिभाषाएं देते हैं उनकी आलोचनाएं भी जरूर होती है। आलोचना में प्रथम क्या है? अर्थशास्त्र का क्षेत्र एक साथ अधिक विस्तृत और संकीर्ण हो गया है। रॉबर्टसन द्वारा रॉबिन्स की परिभाषा की आलोचना की है। समय के बीच चुनाव की प्रक्रिया का अध्ययन करके रॉबिन्स ने एक तरफ अर्थशास्त्र के क्षेत्र को काफी विस्तृत कर दिया तथा दूसरी ओर उन समस्याओं को भी जो साधनों की सीमितता के कारण नहीं अपितु साधनों के बहुलता के कारण उत्पन्न होती है, जैसे बेरोजगारी की समस्या, अर्थशास्त्र के क्षेत्र से बाहर निकलकर अर्थशास्त्र क्षेत्र की कमी को सीमित कर दिया है। नेक्स्ट है सामाजिक स्वभाव पर उचित बल नहीं दिया। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र की परिभाषा व्यष्टिपरक विश्लेषण अर्थात व्यक्तिगत व्यवहार से संबंध रखती है, परंतु अर्थशास्त्र केवल व्यष्टिपरक साध्यों एवं साधनों से ही संबंध नहीं रखता। हमारी आर्थिक समस्याएं व्यक्तिगत व्यवहार के बजाय व्यवहार से संबंध रखती है। यह परिभाषा उसके सामाजिक व्यवहार पर उचित बल नहीं देती। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान नहीं है। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान नहीं माना है। अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान ही नहीं अपितु आदर्श विज्ञान भी और कला भी है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ नहीं है। रॉबिन्स का मत है कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ रहता है, अनावश्यक व अनुचित है। वास्तव में अर्थशास्त्र अपने को उद्देश्यों के प्रति तटस्थ रख ही नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक क्रिया का अंतिम लक्ष्य मानव कल्याण है। नेक्स्ट है रॉबिन्स की परिभाषा में कल्याण का विचार निहित है। रॉबिन्स अर्थशास्त्र को उद्देश्यों के बीच तटस्थ मानते हैं और आर्थिक कल्याण से उसका संबंध नहीं मानते। तथापि यदि रॉबिन्स की परिभाषा का विश्लेषण किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है
उनकी अपनी ही परिभाषा में कल्याण का विचार निहित है। साधन एवं साध्यों के बीच अंतर स्पष्ट न होना। रॉबिन्स ने साधनों एवं साध्यों के शब्दों का प्रयोग किया है, परंतु वास्तव में साधनों को साध्य से अलग करना कठिन है। आज के साध्य कल साधन हो सकते हैं, जैसे एमए की डिग्री। नेक्स्ट है बेरोजगारी की समस्या कोई समाधान नहीं दिया उन्होंने। रॉबिन्स की परिभाषा में इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र का अध्ययन केवल मूल्य सिद्धांत के रूप में नहीं किया जाता। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र आर्थिक विकास के सिद्धांत की व्याख्या नहीं की गई रॉबिन्स द्वारा। अन्य जो परिभाषाएं है वे इस प्रकार है। फ्रीडमैन के अनुसार अर्थशास्त्र इस बात का विज्ञान है कि एक विशेष समाज अपनी आर्थिक समस्याओं को कैसे हल करता है। एक आर्थिक समस्या उस समय मौजूद होती है जबकि सीमित साधन वैकल्पिक साध्यों की संतुष्टि में लगाए जाते हैं। केरन क्रॉस के शब्दों में क्या दिया केरन क्रॉस? अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जो इस बात का अध्ययन करता है कि लोग सीमितता को अपनी आवश्यकताओं के साथ समायोजित करने के लिए क्या प्रयत्न करते हैं तथा उनका यह प्रयास विनिमय द्वारा किस प्रकार प्रकट होता है। स्टीलर ने क्या बताया? अर्थशास्त्र उन सिद्धांतों का अध्ययन है जो प्रतियोगी साध्यों के बीच दुर्लभ साधनों के आवंटन को शासित करते हैं, लेकिन इस आवंटन का उद्देश्य उन साध्यों को अधिकतम प्राप्त है। नेक्स्ट परिभाषा है गई हमारी विकास केंद्रित परिभाषा है। जो विकास केंद्रित परिभाषा में सबसे प्रमुख परिभाषा है वो प्रोफेसर सैमुएल्सन की है। उन्होंने क्या बताया है? अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति तथा समाज उनके प्रयोग में लाए जाने वाले उत्पादन के सीमित साधनों का एक समयावधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन करने एवं उनको समाज में विभिन्न व्यक्तियों और समूहों में उपभोग हेतु वर्तमान तथा भविष्य के बीच बांटने के लिए किस प्रकार चुनते हैं। ऐसा वे चाहे मुद्रा के प्रयोग करके करे अथवा उसके बिना ही करे। अब सैमुएल्सन की परिभाषाओं की विशेषताएं क्या है? निर्णय करने की समस्या को मान्यता। रॉबिन्स की भांति प्रोफेसर सैमुएल्सन की परिभाषा आर्थिक समस्या, निर्णय करने या सीमित साधनों के वितरण की समस्या का अध्ययन करती है। नेक्स्ट, आर्थिक विकास का अध्ययन। प्रोफेसर सैमुएल्सन ने अपने परिभाषा में आर्थिक विकास की बात को भी शामिल किया है। वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था पर लागू होना। प्रोफेसर सैमुएल्सन की परिभाषा ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र को व्यापक रूप प्रदान किया। यही परिभाषा एक ऐसी व्यवस्था में भी लागू होती है जहां विनिमय का माध्यम द्रव्य न होकर वस्तु है। प्रायोगिक अध्ययन। इनकी परिभाषा में चुनाव की समस्या का गतिशील स्वरूप दिखाई देता है, क्योंकि मानवीय आवश्यकता कभी भी स्थिर अवस्था में नहीं रह सकती। आवश्यकताओं में परिवर्तन आने के कारण व्यक्ति को अपने साधनों में वृद्धि करनी होती है। इस गतिशीलता के कारण राष्ट्र की बदलती एवं बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अर्थशास्त्रियों को साधन, आय, उत्पादन एवं रोजगार की वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना होता है। वर्तमान समय में यही अर्थशास्त्र का अंतिम उद्देश्य भी है। नेक्स्ट परिभाषा है इच्छाओं के लोक संबंधी परिभाषाएं, जो जे.के. मेहता द्वारा दी गई। भारतीय दर्शन से प्रभावित होकर जे.के. मेहता ने अर्थशास्त्र की निम्न परिभाषाएं दी। जो जे.के. मेहता थे जिन्होंने परिभाषाएं दी वे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। इसकी उनकी प्रमुख परिभाषा इस प्रकार: अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानवीय आचरण का इच्छा रहित अवस्था में एक अध्ययन के रूप में अध्ययन करता है। इनकी परिभाषा की व्याख्या इस प्रकार है: अधिकतम सुख इच्छा रहित अवस्था में निहित है। प्रोफेसर मेहता की धारणा है कि अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य केवल संतुष्टि में वृद्धि करना नहीं बल्कि वास्तविक सुख में वृद्धि करना है। वास्तविक सुख की वृद्धि इच्छाओं में वृद्धि करके नहीं बल्कि इच्छाओं में कमी करके की जा सकती है। मेहता ने सिर्फ एक बात बोली कि इच्छाओं में कमी कर दो तो इंसान सुखी हो जाएगा।
इसलिए प्रोफेसर मेहता ने इस इच्छा से मुक्ति पाने को कि समस्या कोई आर्थिक समस्या है माना। उन इच्छाओं से मुक्ति पाने की समस्या कोई भाई इच्छाएं खत्म हो जाएगी तो आर्थिक समस्या भी खत्म हो जाएगी। उन्होंने अच्छी परिभाषा दी इस प्रकार। देखो इच्छाएं तो मनुष्य का एक केंद्र है। अंतिम लक्ष्य सुख प्राप्त करना। उन्होंने क्या था कि अंतिम लक्ष्य मनुष्य को सुख प्राप्त करना है। प्रोफेसर मेहता के अनुसार व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य सुख की प्राप्ति है। प्रोफेसर मेहता ने संतुष्टि व सुख के अंतर को भी स्पष्ट किया है। संतुष्टि का अनुभव तब होता है जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं व इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है। इसके विपरीत सुख तत्व का अनुभव तब होता है जबकि आवश्यकताएं शून्य होती है। नेक्स्ट है इच्छाओं के चुनाव की समस्या। मनुष्य के मन में बार बार इच्छाएं पैदा होती रहती है। उसके सामने हमेशा इच्छाओं की पूर्ति की समस्या रहती है। यही समस्या चुनाव की समस्या को जन्म देती है। प्रोफेसर मेहता का कहना है कि व्यक्ति को इस समस्या से छुटकारा तभी मिल सकता है जबकि उसकी इच्छाएं तो आवश्यकताएं कम हो या व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं व इच्छाओं का परित्याग कर दे। मानव व्यवहार। प्रोफेसर मेहता ने अपनी परिभाषा में मानव व्यवहार का अर्थ स्पष्ट किया है। बताया कि मानव व्यवहार को अर्थशास्त्र का अध्ययन का विषय है। मस्तिष्क की बेचैनी अथवा मानसिक असंतुलित दशा का परिणाम होता है। मानसिक बेचैनी वह पीड़ा का मुख्य कारण आवश्यकताओं की संतुष्टि का न होना है, क्योंकि आवश्यकताओं व साधनों के बीच अंतर रहता है। अतः मनुष्य अपने व्यवहार से इस असंतुलन को दूर करना चाहता है। नेक्स्ट है मानसिक संतुलन की बात की उन्होंने। मनुष्य हमेशा मानसिक संतुलन को बनाए रखने का भरसक प्रयत्न करता है। उन्होंने मानसिक संतुलन को प्राप्त करने के लिए निम्न 2 तरीके बताए। मानसिक संतुलन के लिए मस्तिष्क की बाह्य प्रभाव से अलग रखना चाहिए। ऐसी स्थिति तभी आएगी जबकि मस्तिष्क को शिक्षित किया जाए। नेक्स्ट, उन बाह्य शक्तियों में जो मस्तिष्क में असंतुलन उत्पन्न करती है पारस्परिक सामंजस्य स्थापित कर दिया जाए। इनकी परिभाषाओं की आलोचनाएं भी हुई जो इस प्रकार है। इच्छा रहित मानव की कल्पना निराधार है। आलोचना से इच्छा रहित मानव की कल्पना निराधार है। वही बात है, अगर हमारी इच्छाएं ही खत्म हो जाएगी तो हमारा क्या उद्देश्य रह जाएगा। प्रोफेसर मेहता के अनुसार व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य अधिकतम सुख प्राप्त करना है और अधिकतम सुख के लिए व्यक्ति को इच्छाओं का परित्याग करना होगा। इन 2 बातों के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रोफेसर मेहता इच्छा रहित मानव की कल्पना करते हैं जो संभव नहीं है। नेक्स्ट है प्रोफेसर मेहता के विचार सब विरोधी है, उनके खुद के ही विरोधी है उनके विचार। आलोचक का कहना है कि प्रोफेसर मेहता के विचार अर्थशास्त्र के विनाश के बीज बोते हैं। वे आवश्यकताओं का अंत चाहते हैं। यदि आवश्यकता विहीन स्थिति को प्राप्त कर लिया जाए तो आर्थिक गतिविधियां समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है अधिकतम संतुष्टि की धारणा का गलत होना। प्रोफेसर मेहता ने अर्थशास्त्र का अंतिम लक्ष्य अधिकतम संतुष्टि माना है। आलोचकों का कहना है कि प्रोफेसर मेहता के कथन में विरोधाभास है। एक ओर वे आवश्यकता को कम करने की बात करते हैं और दूसरी ओर अधिकतम संतुष्टि की बात ही करते हैं। यदि हम आवश्यकताओं को कम कर दें तो इससे मानसिक कष्ट भोगना पड़ेगा। ऐसी दशा में अधिकतम संतोष कैसे प्राप्त होगा? अधिकतम संतोष के लिए अधिकतम इच्छाओं की पूर्ति होना आवश्यक है। अर्थशास्त्र को धर्म व दर्शन के साथ जोड़ना गलत है। प्रोफेसर मेहता ने अर्थशास्त्र का संबंध धर्म तथा दर्शन शास्त्र से जोड़ा है। आलोचकों का कहना है कि अर्थशास्त्र का धर्म और दर्शन से दूर तक का भी कोई रिश्ता नहीं है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र को पूर्णतः आदर्श विज्ञान मानना गलत है। आलोचकों के अनुसार प्रोफेसर मेहता ने अर्थशास्त्र को केवल आदर्श विज्ञान माना है। इनसे पूर्व के अर्थशास्त्री जैसे मार्शल व रोबिन्स ने इस तथ्य को स्पष्ट कर दिया था कि अर्थशास्त्र केवल आदर्श विज्ञान नहीं बल्कि वास्तविक विज्ञान भी है। ये थी हमारी आज की परिभाषाएं। हम इनके MCQ कराएंगे जल्दी और इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा।